हेलो एवरीवन। आज से हम एनवायरनमेंट स्टार्ट कर रहे हैं और एनवायरनमेंट में हम कॉन्सेप्ट, हर फैक्ट, पीवाईक्यू, जितना भी कुछ है हर टॉपिक पर एक एक पॉइंट को कवर करेंगे ताकि एक भी पॉइंट ऐसा ना हो जो एग्जाम में आ जाए और हमारे इस क्लास में ना हो। तो यही कोशिश इस क्लास में की जाएगी। आपके लिए रिवीजन के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस क्लास को अंत तक जरूर देख लेना। लेकिन इसमें हर फैक्ट को कवर किया गया है। इस टॉपिक से रिलेटेड 100 से ज़्यादा फैक्ट को इसमें कवर किया गया है। जितने भी आज तक पीवाईक्यू से जितने क्वेश्चन बने हैं किसी भी एग्जाम में एनवायरनमेंट से, सभी को कवर किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण एवं सतत विकास। तो पर्यावरण क्या है? पर्यावरण की परिभाषा अगर हम देखें तो हमारे जो चारों तरफ मौजूद सभी सजीव, यानी कि सजीव जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु जैसे हम हैं जो सांस ले रहे हैं, और निर्जीव जैसे जल, वायु, मिट्टी, तत्वों का वह समग्र रूप जो हमें घेरे हुए है और हमारे जीवन को प्रभावित करता है, क्या है? वही पर्यावरण है। और पर्यावरण के घटक, तो पर्यावरण के घटक क्या क्या है? जैविक घटक, अजैविक घटक और भू आकृतिक घटक। तो जैविक घटक में क्या क्या आ जाएंगे? पेड़ पौधे, मनुष्य, पशु पक्षी और सूक्ष्म जीव। जबकि अजैविक घटक जो निर्जीव है जैसे वायु, जल, मृदा, सूर्य का प्रकाश और तापमान। जबकि भू आकृतिक घटक, तो भू आकृतिक घटक हो जाएंगे पर्वत, पठार और मैदान जो प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं। वो आकृतिक घटक। मुख्य कार्य, पर्यावरण हमें जीवन जीने के लिए आवश्यक संसाधन जैसे हवा, पानी और भोजन प्रदान करता है और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखता है। क्या करता है पर्यावरण? तो पर्यावरण हमें जीवन जीने के लिए आवश्यक संसाधन जैसे हवा, पानी, भोजन प्रदान करता है और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखता है। अब देखते हैं सतत विकास। विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान समय की आवश्यकताओं को इस प्रकार से पूरा किया जाता है कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से कोई समझौता न हो, और उसे सतत विकास कहते हैं। यानी कि हम किसी संसाधन का अगर उपयोग कर रहे हैं तो उसे भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए नुकसान ना हो, इस प्रकार से हम उसका उपयोग करें। प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, खनिज और वन का अनियंत्रित दोहन रोकने के लिए यह अवधारणा लागू की गई थी। इसका उद्देश्य विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना है और इसके 3 प्रमुख स्तंभ हैं। सतत विकास के 3 प्रमुख स्तंभ हैं: आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन और पर्यावरण संरक्षण। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 17 सतत विकास लक्ष्य तय किए गए हैं जिन्हें दुनिया भर में पर्यावरण सुधार और गरीबी उन्मूलन के लिए लागू किया जा रहा है। कितने? तो 17। और इन्हें जो पूरा करने का लक्ष्य है वो 2030 तक है। अब कुछ हम इनसे रिलेटेड वन लाइनर फैक्ट देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनना है। आप निश्चिंत होकर इस क्लास को देखिए, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। और अगर क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की घटना चक्र के नोट्स चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट के, तो आपको नोट्स टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री हैं। हर सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो वर्षा की मात्रा वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। जलमंडल, स्थलमंडल, जैव मंडल और जीवों में से पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र, तो पृथ्वी का जो सबसे वृहद पारिस्थितिकी तंत्र है तो जैव मंडल है। और हर एग्जाम में बार बार रिपीट पूछा गया है, जैव मंडल है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की जो भारत सरकार द्वारा स्थापना की गई है वो कब की गई है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 2010 में की गई है। पर्यावरण से अभिप्राय, तो पर्यावरण क्या है? भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो कि अंतः संबंधित होती है, ये पर्यावरण है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं और उनके साथ अंतः क्रिया को क्या किया जाता है? सम्मिलित किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की परिभाषा के अनुसार
पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है। तो पर्यावरण सुरक्षा ये क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है बार कई एग्जाम में ये पूछा गया है। गरीबी कम करने को पर्यावरण से संबंधित नहीं माना जाता है। भारत में पर्यावरण अधिनियम पारित हुआ था कब? तो 1986 में भारत में पर्यावरण अधिनियम पारित हुआ था। पर्यावरण बनता है जैविक घटकों, भू-आकृतिक घटकों तथा अजैविक घटकों से मिलकर। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। कुछ कारक कार्य करते हैं किसके? तो नियंत्रक के रूप में। संसाधन के रूप में जैसे कि खनिज हो गए, वन हो गए, जो हमारे लिए उपयोगी हैं, खनिज संपदा हो गई। लेकिन कारक के रूप में जैसे जलवायु। धारणा विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय तो प्राकृतिक संसाधन है। अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय क्या है? प्राकृतिक संसाधन, जिन्हें हम इस प्रकार से उपयोग करें कि अगली पीढ़ियों के लिए भी कोई नुकसान ना हो। विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है, वो धारणा विकास कहलाता है। वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? तो सतत विकास ही इसका मुख्य मुद्दा था। तो सतत विकास किस सम्मेलन का मुख्य मुद्दा था? तो 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों का जो निर्धारण है वो किया है, और वे कुल कितने? तो 17 हैं, और 2030 तक इन्हें पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु निर्माण किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का। विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून को मनाया जाता है। 1974 से इसे मनाने की शुरुआत हुई। देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं, प्राकृतिक पूंजी में वन, जल तथा खनिज, जबकि वे संसाधन जो में प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं वे कहलाते हैं प्राकृतिक पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन। और इनमें क्या सम्मिलित है? तो वन, जल और खनिज। 1972 में आयोजित किया गया स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। तो स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन शुरू कब? तो 1972 में आयोजित किया गया था, और मानव पर्यावरण इसका मुख्य विषय था। और इसी से जो है 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत हुई है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में है, क्योंकि जल चक्र के लिए सौर विकिरण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब सूर्य विकिरण से ही जल में जो है चालन शुरू होता है जल, उसके बाद वाष्प बनती है, वाष्प बनकर ऊपर जाने के बाद ठंडा होकर बादल बनते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पे है? तो नागपुर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान तो नागपुर में है। नीरी क्या कार्य करता है? नीरी तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन, किसके अधीन कार्य करता है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन। ये सब वही हैं जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन के रूप में पूछे जा चुके हैं। सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता को घटाना। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था कहाँ पे? तो रियो में किया गया था, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए, और इन कार्यक्रमों को क्या नाम दिया गया? एजेंडा 21। ये 1992 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ उसका मेन विषय था एजेंडा 21। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक द फ्यूचर वी वांट। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसें पाई जाती हैं उसके समूह को वायुमंडल कहा जाता है। और वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। और वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत देखा जाए तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है 78%, ऑक्सीजन 21% और ऑर्गन 0.93% कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% इत्यादि गैसें जो है वो पाई जाती हैं वायुमंडल में।
नोबेल गैसों में वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती है, तो वायु में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? तो रेडोन गैस जो है वो वायु में नहीं पाई जाती है। कौन सी? तो रेडोन। और जो वायु ऐसी नोबेल गैस जो सबसे ज्यादा पाई जाती है तो वो ऑर्गन है। कौन सी है? तो वो ऑर्गन है। ऑर्गन सबसे ज्यादा पाई जाती है। जबकि नोबेल गैसें हैं कौन कौन सी? तो हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन। और एक ओगो ओगानेशन गैस भी है जो कि कृत्रिम है। तो पृथ्वी में वायुमंडल में नहीं पाई जाती है रेडोन, और सर्वाधिक पाई जाती है तो ऑर्गन। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? तो नाइट्रोजन का है, जो कि 78% है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो वह गैस जिसकी कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि हमें ऑक्सीजन जो मिलती है वो वनस्पतियों से ही मिलती है, वनों से, पेड़ पौधों से मिलती है। वह कार्य जो पेड़ पौधों का नहीं है, तो वायु प्रदूषण करना, ये कार्य पेड़ पौधों का नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधे वायु प्रदूषण को रोकते हैं। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है। श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा। कार्बन चक्र में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किन किन चीजों से जुड़ती है? तो एक तो श्वसन से, जैव पदार्थों के अपक्षय से, और ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा। कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है, लेकिन इसका मूल रूप क्या है? अपने मूल रूप में जो पाया जाता है तो वो ग्रेफाइट एवं हीरा में पाया जाता है। ग्रेफाइट एवं हीरे में कार्बन अपने मूल रूप में पाया जाता है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। क्या नहीं बढ़ाता है? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। अपक्षय का विचार संबंधित है एक प्राकृतिक क्रिया से जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। अपक्षय, जैसे कि एक चट्टान है और उसका टुकड़ों के रूप में इस प्रकार से बिखर जाना, टूट जाना, ये अपक्षय कहलाता है। ये क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जेनेवा में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है जेनेवा में। विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय लागू हुआ था 23 मार्च 1950 को। विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय लागू हुआ था और विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नैरोबी में है। वर्षा की मात्रा वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। ये चीजें रिपीट हो गई हैं, सॉरी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन। ईपीए का पूर्ण रूप, तो ईपीए की फुल फॉर्म क्या है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। ईपीए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की एक कैसी संघीय एजेंसी है? ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की एजेंसी है। ईपीए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, जिसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 को हुई थी। ईपीए की स्थापना 1970 को हुई थी। एनईए की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी। नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो एम्स्टर्डम। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। कैसा? गैर सरकारी है ग्रीन पीस इंटरनेशनल। इकोमार्क, तो इकोमार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति क्या होते हैं? मैत्रीपूर्ण होते हैं। पर्यावरण के लिए मैत्रीपूर्ण होते हैं। और इकोमार्क देने की जो शुरुआत है वो 1991 में हुई थी। 1991 से इकोमार्क प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा ये दिया जाता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा दिया जाता है। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है क्या? इकोमार्क। धारणीय कृषि का अर्थ क्या है? भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना कि इसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन चल रहा है। तो भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन चल रहा है 2014-15 से। कब से? 2014-15 से चलाया जा रहा है। भारत में हरित गृह कृषि प्रारंभ करने वाला राज्य, तो भारत में जो हरित गृह कृषि प्रारंभ की है तो वो पंजाब राज्य ने की है। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। प्राकृतिक वनस्पति, ये बात सही है। जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। जलप्रिय पौधे, दोनों चीजें सही हैं।
यानी कि प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचक है और जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में ही पाए जाते हैं। नगरीकरण और औद्योगिकीकरण संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए और जैव विविधता के लिए क्या है? संरक्षण के लिए हानिकारक है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के जिस प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था, तो वो है स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। किसके? अनुच्छेद 21। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 में हुई। थोड़ी चीजें रिपीट हो गई हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष जस्टिस आदर्श, नहीं ये थोड़ा पुराना डाटा है, एक मिनट, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, जो इस वक्त हैं, प्रकाश 2023 में बने हैं श्रीवास्तव, प्रकाश श्रीवास्तव। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई 18 अक्टूबर 2010 को। हरित विकास क्या है? ग्रीन डेवलपमेंट, हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो WM एडम्स पुस्तकें पूछी जाती हैं। WM एडम्स। आमतौर पर समाचारों में आने वाला Rio+20 सम्मेलन है धारणीय विकास से संबंधित। किससे? धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। Rio+20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मान का लघु नाम है Rio+20, और यह सम्मेलन जून 2012 में संपन्न हुआ था रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था 1997 में। कब? तो 1997 में। 23 से 27 जून 1997 के मध्य संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया, जो Rio+5 पृथ्वी सम्मेलन Rio+5 के नाम से जाना जाता है। और यह कहाँ पे? तो न्यूयॉर्क में इसका आयोजन हुआ था। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है, वह धारणीय विकास कहलाता है। वैज्ञानिकों, अर्थविदों, सिविल सेवकों, व्यवसायियों की एक संस्था जो मानवता के समक्ष उपस्थित होने वाली वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव देती है, तो क्या है? क्लब ऑफ रोम। अर्थ समिट या फिर पृथ्वी शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया था, और इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की थी, जिसे कहा जाता है एजेंडा 21 के नाम से इसको जाना जाता है। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान जब उन्हें प्रतिरोपित किया जाता है तो अधिकांश मूल रोम जो है वो नष्ट हो जाते हैं, और मूल रोमों की जो कोशिका भित्ति है, मूल रोमों की जो ये कोशिका भित्ति किसकी? तो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। और मूल रोम मृदा से उसमें चिपके रहते हैं। तो किसके कारण चिपके रहते हैं? तो पैक्टिन के कारण जो है ये चिपके रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो 1972 में। EPA का ये चीजें रिपीट हैं, एक मिनट। पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय, तो पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन, ये सब क्या है? पर्यावरण अपकर्ष। ये सब करना पर्यावरण अपकर्ष है। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति तथा शिक्षा नीति। ये पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित नीतियां हैं। जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। मंडलीय पर्यावरण सुविधा GEF, मंडलीय पर्यावरण सुविधा GEF पर वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना तो रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान हुई थी। रियो अर्थ समिट में वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना। UNFCCC के तहत अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि उपलब्ध कराता है। GEF क्या है? तो ये अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि उपलब्ध कराता है GEF। विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि की स्थापना की गई थी COP7 की बैठक में
और ये कहाँ पे हुई थी? तो माराकेश में COP7 की बैठक में विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि की स्थापना की गई थी। वर्तमान में GEF की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अध्यक्षता तो नाओकोइन की कर रहे हैं। पलाची माड़ा, तो पलाची माड़ा जो कि पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, केरल में है। पलाची माड़ा कहाँ पे है? तो केरल में है। और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य जिस नाम से जाना जाता है वो है छाता विधान। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1972 के स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पारित किया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। जेनेटिक इंजीनियर अनुमोदन समिति का गठन भी पर्यावरण संरक्षण 1986 के अधीन ही किया गया है और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यानी कि सब वही फैक्ट है जो बार बार पूछे गए हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया है 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया है और आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति शब्दों के स्थान पर जहां कहीं वे आते हैं शब्द रखे जाएंगे आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति। अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोबल स्कैन ने ग्रीन इंडेक्स 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया और वह स्कोर पर्यावरण रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार का मापक है। भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूल दीर्घस्थायी विकास के लिए जो रणनीति सर्वश्रेष्ठ है वह है मिश्र सस्यन, कार्बनिक खादें, नाइट्रोजन, यौगिकीकरण पौधे और कीट प्रतिरोध सस्य किस्में।